गुड इवनिंग साथियों। तो मैं आपके लिए विज्ञान का बिल्कुल अंतिम वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो भी मॉडल पेपर और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और मैं इस वीडियो को अब शूट कर रहा हूं। दिन में तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी अब चूंकि वादा किया था तो वादा आप लोगों से निभाना है। नहीं तो एक बच्चे ने तो कमेंट भी कर दिया था कि सर आप पक्षपात करते हो। ऐसी बात नहीं है। अब चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई बात किए कि पहला प्रश्न, जैसा आप जानते हैं पहले प्रश्न में आपको 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो 1 मार्क ईच अर्थात टोटल 15 मार्क्स के होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड। जब शक्कर से एल्कोहल बनाई जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिंदी में किण्वन कहा जाता है। हिंदी भाषी वाले भी निराश नहीं होंगे, आप चिंता ना करें, मैं हिंदी करता जाऊंगा। तो किण्वन, और किण्वन की अंग्रेजी होती है फर्मेंटेशन। तो सी विल बी करेक्ट आंसर हेयर। नंबर 2 चलें, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। आप जानते हैं कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। इसका मतलब ऐसे ऊर्जा के सोर्स जिनका हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं वो सब कन्वेंशनल कहलाते हैं। उनमें फॉसिल फ्यूल आते हैं, सब कोक और पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल है ना, जीवाश्मीय ईंधन जिनको बोलते हैं। इसके अलावा सीएनजी, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो अब इसमें देखिए दूसरी बात और बता दूं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और क्या बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ओशियन एनर्जी आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब इनके बारे में आप जानते हैं कि नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, जबकि कन्वेंशनल सोर्स हैं वो रिन्यूएबल नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी और बायो एनर्जी तो सब क्या है? नॉन कन्वेंशनल है। फॉसिल फ्यूल, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जीवाश्मीय ईंधन, पेट्रोलियम और कोयला जिनके भंडार बीत गए हैं और इनको परंपरागत रूप से बहुत समय से यूज कर रहे थे भाई। एट रूम टेम्परेचर द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। भाई मेटल और नॉन मेटल को ध्यान से पढ़ लेना। तो देखिए रूम टेम्परेचर पर ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और वो कौन है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ऑप्शन सी, अगेन सी। ठीक है, और अगर मेटल होता तो कौन सी होती भाई? Hg। ठीक, पारा। ध्यान रखना, एट रूम टेम्परेचर मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट और ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। ध्यान रखना भाई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड मतलब ऐसी ध्वनि जिनको हम सुन सकते हैं उसकी आवृत्ति किसके बीच में होती है? 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, तो बिटवीन 20 टू 20,000 हर्ट्ज या 20,000 को जैसे 20,000 लिखा हुआ है, इसको मैं 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकता हूं, KHZ। ठीक है, हर्ट्ज को शॉर्ट में HZ से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि है वो श्रव्य होती है, ऑडिबल होती है। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट ऑफ द सन। सूर्य का कौन सा ग्रह नहीं है इनमें से? मून, तो ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह। अब देखिए मैंने भी एक गलती की थी पिछले वाले जो उस वीडियो में कि मैं कृत्रिम शब्द को पढ़ने से रह गया था। 2-3 बच्चों ने काफी गुस्सा आया था उनको, सर आप भी गलत। अरे यार, कभी कभी क्या ध्यान पढ़ाते पढ़ाते भी इधर उधर चला जाता है, तो कृत्रिम शब्द पे ध्यान नहीं दिया और मैंने उसको सही गलत में टिक कर दिया। हाँ सही है, पृथ्वी का भी एक ही उपग्रह पाया जाता है और वो कृत्रिम शब्द देखा ही नहीं है ना। कृत्रिम शब्द कभी कभी बोलते हैं तब भी वो ध्यान नहीं रहता है उसका, तो उसके लिए मुझे खेद है भाई। तो देखिए ये मून किसका है? पृथ्वी का है। ये मरकरी, अर्थ, मार्स, ये सभी किसके हैं भाई? सन के प्लेनेट हैं। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। रेयन जो सिंथेटिक फाइबर है
वो क्यों अलग है? क्यों? इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस। ये सही सा तो है पर इतना सही नहीं है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, ये बिल्कुल सही है भाई। रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, यू हैव टू रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर रही है भाई 7 रह गया, चलो बाद में बता दूंगा मैं। 8वां प्रश्न, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये नीचे गैस दी गई है, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो विश्व के तापक्रम को बढ़ाने में या वैश्विक तापक्रम को बढ़ाने में सहायक नहीं है? द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सल्फर डाइऑक्साइड तो रेस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, मीथेन सबसे ज्यादा। देखिए पर्यावरण प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन का वायुमंडल के या हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बन रहा है। तो दिन में क्या होता है, सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर आती है, रात्रि को ये वापस वायुमंडल में लौटनी चाहिए, लेकिन ये जो आवरण है ना तीनों गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन का, ये उस ऊष्मा को वापस वायुमंडल में नहीं जाने देता है और ये इफेक्ट ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। अब देखिए 9वां प्रश्न देखिए, विच यूनिट इज यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किस दूरी का प्रयोग किया जाता है? लीप ईयर गलत, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एंड यू नो in 1 second light travels 3 lakh kilometer, or we can say in 1 second light traveled 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब एक साल में लाइट कितना जाएगा? तो देखिए निकाल के लिए लाइट ईयर का मान निकालें हम। ठीक है, अगर हम लाइट ईयर का मान निकालना चाहें तो लाइट ईयर कैसे निकालेंगे भाई, कि 1 सेकंड में जाती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर। अब 1 मिनट में जाएगा 60 का गुणा और कर दीजिए। अब 1 घंटे में लाइट कितनी ट्रेवल करेगी? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 मिनट में, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर 1 दिन के लिए 24 का गुणा और कर देंगे। फिर 1 साल में लाइट कितनी ट्रेवल करेगी? तो 365 का गुणा और कर देंगे। इनका गुणा कर लीजिए, ये क्या होगी? प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी, अर्थात ये लाइट ईयर का मान होगा। लाइट ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो 9.5 गुणा 10 की घात 12 मीटर के लगभग होता है। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन। इनमें से सबसे कम घर्षण मान किसका होता है? देखिए स्लाइडिंग का कम होता है, स्टैटिक का देखिए सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा होता है नंबर 1 पर। इससे कम किसका होता है? स्लाइडिंग का। और सबसे कम किसका होता है? रोलिंग का। ठीक है, तो इसमें सबसे लीस्ट पूछ रहा है, लीस्ट का मतलब रोलिंग वाला आएगा इसमें। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, जो घर्षण बल का मान है वो किस पर निर्भर करता है? रफनेस ऑफ द सरफेस पर निर्भर करेगा भाई, वेट पर भी निर्भर करता है सॉरी सर, वेट पर भी। क्यों? अगर 2 वस्तुओं में एक वेट ज्यादा है तो वो ज्यादा बल से दबाएगी, और जो उनके मध्य गड्ढे पाए जाते हैं उनमें वो समा जाएंगे। साइज पर भी निर्भर करेगा, जितनी वस्तु की साइज ज्यादा है घर्षण बल का मान उतना ही ज्यादा लगेगा। इसी कारण जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके टायर चौड़े बनाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, डी विल बी करेक्ट वन। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। ऐसी कौन सी परघटना है जब बिजली तड़कने के समय जो होती है? एसिड रेन। अरे एसिड रेन का लाइटनिंग से क्या संबंध है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है जब बिजली तड़कती है। क्यों? वायुमंडल में 2 गैसें सर्वाधिक हैं भाई, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। व्हेन देयर इज कंडीशन ऑफ लाइटनिंग, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन combined with each other and form
nitric oxide, and this nitric oxide combines with the drops of water, या water drops, and तो देखिए इसको मैं जोड़ देता हूं 2NO प्लस H2O, 2H2O कर देता हूं। तो देखिए ये क्या बनेगा भाई, HNO2 नाइट्रस अम्ल एंड नाइट्रिक अम्ल, और ये जमीन पर आता है और जमीन पर आकर मिट्टी से क्रिया करके नाइट्रेट के उपयोगी लवण बनाता है, जिनको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं भाई। तो ये क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इट इज ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाई ए ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क। देखिए ध्यान रखिए, जब किसी कांच की छड़ को सिल्क से, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा भाई, जो क्या है, ग्लास रॉड है ना, कांच की जो छड़ है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाएंगे, रेशम के कपड़े पर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किस पर हो गई, रेशम के कपड़े पर। देखिए ध्यान रखना, जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है और ये कोई वस्तु है मेरे हाथ में, दूसरी वस्तु, अब ये उदासीन है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, इतना ही इलेक्ट्रॉन है और इतना ही प्रोटॉन है, इसलिए उदासीन है, इस पर ना धनावेश है ना ऋणावेश है। दूसरी वस्तु भी ऐसी है, मान लीजिए कांच की छड़ है, ये मेरे हाथ में रेशम का कपड़ा है, थोड़ी सी देर मान लीजिए, दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की, इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। अब मैं जैसे ही इसको रगड़ूंगा तो जो रफ चीज होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर स्मूथ पर आती है। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, जब इसके इलेक्ट्रॉन कपड़े पर आ जाएंगे तो जो छड़ है, कांच की जो छड़ है, वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्यों, इसमें ऋण आवेश तो निकलकर यहां आ गया कपड़े पर, तो इसमें पॉजिटिव आवेश ज्यादा हो गया, और कपड़ा जिस पर पहले धन और ऋण बराबर थे, अब ऋण आवेश की अधिकता हो गई, इसलिए जो कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, वो ऋण आवेशित होगा और कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इट इज कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क। तो इसमें किसका आवेश होगा, पॉजिटिव। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड। देखिए ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं, और सितंबर में बोई जाती हैं और फरवरी में काटी जाती हैं, उनको रबी की फसलें कहा जाता है। तो खरीफ क्रॉप, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव, द बैक्टीरियम दैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड। ऐसे बैक्टीरिया जो दही, दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, याद रखना, द बैक्टीरियम दैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। ठीक है भाई, राइजोबियम मत कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि राइजोबियम तो लेग्यूमिनस कुल के जो पादप होते हैं, जैसे मटर है, सोयाबीन है और चना है, उनकी जड़ों में ये जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करने की क्षमता होती है राइजोबियम में। अब आपको पता ही है कि 8 प्रश्न आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। तो देखिए 8 गुणा 1, देखिए ए पार्ट 40 नंबर का आता है, 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 8 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। इन पास्चुराइजेशन, दूध का जब पास्चुरीकरण करते हैं, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट विच सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड। दूध का जब पास्चुरीकरण करते हैं तो दूध को 15 से 30 सेकेंड के बीच कितने सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और तुरंत उसको ठंडा किया जाता है। मैंने अपने वीडियो में बताया था, हिंदी वाले में, बताइए 70 सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या भरा जाएगा भाई, 70 सेंटीग्रेड। याद कर लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, सूक्ष्म जीव, कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, इनको किसकी सहायता से देखा जा सकता है, विद माइक्रोस्कोप। तो यहां क्या भराएगा भाई, माइक्रोस्कोप। हम नंगी आंखों से इनको नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द नेक्ड आइज, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस, धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं भाई, ध्यान रखना। कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन। अम्ल हो
या क्षारों, धातुएं अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेज, जो फ्रिक्शन घर्षण बल होता है वो विरोध करता है, किसका विरोध करता है, बिटवीन द सरफेस एंड द कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जो दो पृष्ठ होते हैं ना भाई, एक तो एक पृष्ठ है और एक वो वस्तु जो इस पर गति करेगी, तो दोनों के पृष्ठ जहां मिलते हैं, ठीक है, वहां लगता है उन दोनों पृष्ठों के, जैसे मैं बता चित्र कल बनाकर भी समझाया था, जैसे ये कोई पृष्ठ है और इस पर कोई ब्लॉक गति कर रहा है, चलिए एक लकड़ी का टुकड़ा ही है ये इस तरह से इसको गति कराएं, तो जो घर्षण बल लगेगा वो दोनों के संपर्क तल पर लगेगा। दोनों का संपर्क तल कहां होगा भाई, देखिए दोनों का संपर्क तल होगा यहां, मतलब इस ब्लॉक का संपर्क और इस सरफेस का संपर्क तल। और अगर इसको इधर खींच के मैं ले जाऊं तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, मतलब इधर की साइड को लगेगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव वेलोसिटी, इनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो इसमें क्या आएगा भाई, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। पांचवा प्रश्न देखिए, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द ऑफ वाइब्रेशन, जो शोर है उसको कैसे निर्धारित किया जाता है, किस चीज पर, जो कंपन है उनकी किस चीज पर, एम्पलीट्यूड के आधार पर, आयाम पर। तो यहां क्या आएगा भाई, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आयाम पर निर्भर करता है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, ठीक है, जैसे तांबे की कोई पत्ती है उस पर सोने या चांदी की परत चढ़ाई जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत लेपन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थोड़ा तबीयत सही नहीं है भाई, इसलिए झेल लेना भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सातवां प्रश्न देखिए, द प्लेनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज, वह ग्रह जो कलर में लाल दिखाई देता है मंगल ग्रह है भाई। और मंगल ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मार्स, MARS। ठीक है, मार्स, मंगल ग्रह। मैं हिंदी क्यों लिख रहा हूं, हिंदी वालों के लिए। सिंथेसिस फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, ठीक है, जब संश्लेषित रेशों को कच्चा जो माल होता है उससे सिंथेसाइज्ड किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है भाई। तो 8 ही हो गए भाई। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें ट्रू और फॉल्स के 7 प्रश्न आएंगे भाई। कितने, 7 प्रश्न आएंगे। तो देखिए, इफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू राइट टी, तो आपको टी लिखना है। एंड इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट एफ इन द गिवन ब्रैकेट, तो मैंने ब्रैकेट तो बनाए नहीं, सामने ही लिख देंगे। ट्रू होने की कंडीशन में वी विल राइट टी, एंड इफ द सेंटेंस इज फॉल्स वी हैव टू राइट एफ। Nickel and chromium is mixed with iron while making stainless steel. Yes, that is correct one. तो true है भाई sentence. When we make stainless steel, we have to mix nickel and chromium with iron. ठीक है। जब स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है तो लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है, मिश्र धातु बनाई जाती है। Sowing of only one type of soil कंटिन्यूअसली इंप्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बिल्कुल फॉल्स है भाई, ये तो एफ है। क्यों है फॉल्स, कि अगर एक ही फसल को बार बार हम जमीन पर बोएंगे तो उसमें उस फसल से संबंधित जो उपयोगी पदार्थ है या फर्टिलाइजर है उनकी कमी हो जाएगी, तत्वों की कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट की कमी आ जाएगी और भूमि कैसी हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। तो ये तो गलत है, ये इंप्रूव नहीं रिड्यूस्ड होता। अगर ये सेंटेंस ये होता है कि सोइंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सॉइल कंटिन्यूअसली रिड्यूस्ड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है भाई।
द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन द प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही है। जो ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं वो प्रकृति में सामान्यतः अम्लीय होते हैं या उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या एसिडिक होते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगर नॉन मेटल्स की बजाय मेटल्स होता तो उनके बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भाई, एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये तो ट्रू है भाई। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड साउंड पॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। जो हमारे कानों के लिए अप्रिय हो उस साउंड को क्या बोलेंगे हम? साउंड पॉल्यूशन। तो ये तो ट्रू है भाई। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। क्या आसुत जल से होकर विद्युत का परिचालन संभव है? नहीं, क्योंकि उसका आयनीकरण होता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है भाई। होमोजीनियस चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल गलत है भाई। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे धनावेश के पास धनावेश लाया जाए तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो अट्रैक्ट के बजाय क्या होगा? रिपेल आना चाहिए था। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है भाई। तो फॉल्स बहुत आ रहे हैं भाई। अर्थ इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बिल्कुल गलत है यार। ठीक है, अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है भाई। ध्यान रखना भाई, एक तो सूर्य के सबसे निकटतम तारा बुध है, पृथ्वी के शुक्र है। शुक्र में विशेष चमक होती है इसलिए इसको भोर का तारा और या संध्या का तारा भी कहते हैं भाई। ध्यान रखना। अब चलिए, तो ये 7 प्रश्न ये हो गए भाई। तो 15, 8, 23 और 7 30 नंबर का मैटर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए, इसमें आपको मैचिंग करनी है ग्रुप ए और ग्रुप बी के साथ। तो देखिए रवि क्रॉप वी नो भाई। रवि क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉपें होती हैं आपको पता ही है कि ज्वार बाजरा गई। अरे मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं यार, व्हीट, सॉरी ज्वार, अरे नहीं यार रवि, सॉरी। देखिए फिर मेरा ध्यान कहीं चला गया ना, गलत बोल गया ना। तो ये कंडीशन होती है भाई, ध्यान को स्थिर रखें। रवि क्रॉप कौन सी होती हैं? जिनको सितंबर माह में बोया जाता है और फरवरी मास तक वो पककर तैयार हो जाती हैं। उनमें व्हीट गेहूं है, बार्ली जौ है, पी मटर है और लिंसीड आप जानते ही हैं, उसको क्या बोलते हैं लिंसीड को? चलिए कोई बात नहीं। मस्टर्ड है, सरसों है। तो ये सारी फसलें भाई देख लीजिए इसमें कौन सा है। अरे कहाँ है भाई? व्हीट और ग्राम चना। ठीक है, तो ये तो इसी से मैचिंग कर गया भाई। फर्स्ट तो ए से ही मैचिंग कर रहा है। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग के बारे में आप जानते हैं कि एक बार जिस रूप में ढल गया फिर गर्म करने के पश्चात उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात वो नर्म नहीं होता है। इसलिए को प्रेशर कुकर के हैंडल या जहां कठोर प्लास्टिक की जरूरत होती है या आपके बिजली के बोर्ड के स्विच हैं वो सब बेकेलाइट के बने होते हैं। तो बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। माइलामिन भी होती है और उसका उपयोग अग्निरोधी कपड़ों के लिए प्रयोग में किया जाता है। चलिए पहले बेकेलाइट की बात कर लेते हैं। तो बेकेलाइट कहाँ है भाई? हैंडल और प्रेशर कुकर, बिल्कुल ई। तो बेकेलाइट की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी? ई के साथ। अब इसको मैं यहां लेके आऊं, चलिए यूं कर दीजिए। मेरे मेलामिन क्या है? जो इसके बने जो कपड़े होते हैं वो जो फायर ब्रिगेड में कार्य करते हैं ना, आग बुझाने वाले, वो पहनते हैं, क्योंकि मेलामिन के पहने हुए कपड़ों पर आग का असर नहीं होता है। तो कहाँ है भाई? ये फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ्स। तो ये यहां आ जाएगा। तो 3 में मैचिंग किसकी होगी? बी के साथ। कॉटन आप जानते ही हैं नेचुरल फाइबर है, तो इसकी मैचिंग तो यहीं की यहां हो गई भाई, नेचुरल फाइबर, अर्थात ये डी से मैचिंग हो जाएगी। टेफ्लॉन आप जानते हैं, टेफ्लॉन क्या होता है भाई? नॉन स्टिक यूटेंसिल है। ठीक है, नॉन स्टिक, जिनमें खाना चिपके नहीं। तो टेफ्लॉन सी के साथ मैचिंग हो जाएगी, सी। ठीक, तो आपको याद आ गया होगा, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए और फिर चलते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहां तक आपके छोटे छोटे सवाल। अब 5 से
9 प्रश्न तक आपको एक एक नंबर के आएंगे, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच रवि एंड खरीफ क्रॉप। तो देखिए अभी मैं बात कर रहा था, तो रवि क्रॉप का मैं एग्जाम्पल लूं। देखिए रवि क्रॉप, रवि क्रॉप को कब बोया जाता है भाई? इन सितंबर। तो रवि क्रॉप में क्या क्या बोया जाता है? व्हीट, बार्ली, जौ, मस्टर्ड सरसों, और हाँ मैं बता रहा ना लिनसीड, लिनसीड बोलते हैं अलसी को भाई। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण है? ये तो 2 पूछ रहा है, मैं तो इसमें 4 लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। अब खरीफ क्रॉप की बात करें, जो वर्षा काल में बोई जाती है, या जून जुलाई में जिसको बोया जाता है, इसमें क्या क्या बोया जाता है? राइस, सबसे ज्यादा राइस बोया जाता है, मेज मक्का, बाजरा, कॉटन, कपास भी बोया जाता है भाई, और सोयाबीन। ठीक। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 10 सेकेंड टू कंप्लीट 400 ऑसिलेशंस। कोई पदार्थ है भाई या कोई वस्तु है जो 400 कंपन करने में 10 सेकंड का समय लेती है, देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। इसकी हमें आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। देखिए फ्रीक्वेंसी की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक भाई, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करते हैं एफ से। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं भाई? 400, और 400 को करने में कितना समय लिया उसने? 10 सेकेंड। तो ठीक है, 400 में 10 का भाग दे दीजिए, 40 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है भाई, पर सेकेंड। ठीक भाई, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं भाई? 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या आप निकाल लीजिए, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। अब देखिए यही अगर एक चीज और पूछ लेता, इसका टाइम पीरियड, आवर्तकाल पूछ लेता, तो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है, t बराबर 1/f। तो देखिए 1/f तो 1/40 हो जाता है। इसको कैसे लिखते भाई? तो 0.0 फिर 0 लग जाती भाई, और इतना आ जाता, इतने सेकंड। अर्थात एक टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन में लगा समय। ठीक है, तो कितना हो जाता? 0.025 सेकेंड इन टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन। अब देखिए, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आपको घर्षण के 2 लाभ लिखने। भाई घर्षण के बिना जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। घर्षण जितना नुकसान है उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है। घर्षण नहीं होता तो मैं जमीन पर चल नहीं पाता, मैं पेन से लिख नहीं पाता है, मैं कोई भी टीचर आपके बोर्ड पर नहीं लिख पाता, आप दांतों से खाना नहीं चबा पाते, आपका कोई वाहन सड़क पर दौड़ता तो ब्रेक कैसे लगाते भाई आप? कोई सामने से आ जाता तो रुकता ही नहीं। हाँ ये जरूर है, पेट्रोल डीजल बहुत, भाई जब वाहन नहीं रुकता तो पेट्रोल डीजल कम खर्च होता, ठीक है, लेकिन फिर रुकता नहीं तो बल्लेबाज ने शॉट लगा दिया तो वो रुकती ही नहीं बॉल। ठीक है तो दोनों ही है भाई, ये हमारा मित्र भी है सॉरी और फ्रेंड भी है। तो राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक फ्रीली।
घर्षण नहीं होता तो हम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चल पाते। इट हेल्प्स टू सपोर्ट लेडर अगेंस्ट वायर, घर्षण के कारण ही हम सीढ़ी को अपनी दीवार के सहारे खड़ी कर पाते हैं, नहीं होता तो रुकती ही नहीं वो। इट बिकम्स पॉसिबल टू ट्रांसफर वन फ्रॉम एनर्जी टू अनदर, ठीक है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करना घर्षण के कारण ही संभव है। ऑब्जेक्ट कैन बी पाइल्ड अप विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। अरे ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, जितने भी साधन है यातायात के उनकी ब्रेक तभी कार्य करती है जब उन पर क्या कार्य करती है भाई, फ्रिक्शन कार्य करता है। तो आप इनमें से कोई दो लिखने थे, मैंने ढेर सारे लिख दिए। आप ये मत समझना सर एक नंबर में इतना थोड़ी लिखना है, 10 से 15 शब्द लिखने, आपको कोई दो लिखने थे शॉर्ट में। राइट द नेम ऑफ टू इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई जो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं, मतलब जिनसे वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और अभी इंसुलेटर की बात पूछ रहा है। सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और द बेस्ट एग्जांपल फॉर इंसुलेटर इज प्लास्टिक। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है भाई। तो देखिए कौन कौन सी चीज हो सकती हैं। इंसुलेटर के दो उदाहरण पूछे इसने, तो प्लास्टिक है भाई, लकड़ी वुड, ऊन वूल, रबर माइका, ठीक है। ऐसे ही आप कोई दो उदाहरण लिख देना भाई, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं भाई। अब देखिए नमा प्रश्न देखिए, व्हाई डू माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, ठीक है। जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो एक देश से या एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों माइग्रेट करते हैं, क्यों प्रवास के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई, जब मौसम में परिवर्तन आता है। जैसे भरतपुर की जो बर्ड सेंचुरी है ना जहां हम रहते हैं भाई, उसमें साइबेरिया रूस से और पक्षी आते हैं, क्योंकि रूस में उन दिनों बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ का क्लाइमेट सही रहता है, तो वो यहाँ आ जाते हैं भाई माइग्रेट करके। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर इस तरह से लिखना है आपको, माइग्रेटरी वर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम remote areas due to weather change, मौसम में परिवर्तन के कारण, ठीक है भाई। अब पार्ट बी आ जाता है भाई। पार्ट बी में ये सब एक एक नंबर के थे, अब तक सब एक एक नंबर के थे। इस तरह से ये 40 नंबर का मैटर पूरा हुआ। अब चलते हैं पार्ट बी में। इस पार्ट बी में सारे प्रश्न 10 से लेकर 17 तक, तो ये 8 प्रश्न हुए, तो 8 गुणा 3 ये सभी 24 नंबर का मैटर है भाई, ठीक। फिर 16 नंबर के 4 प्रश्न और रह जाएंगे, 4-4 करके, इस तरह से 80 नंबर पूरे होते हैं। तो देखिए, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक होते हैं उसके उपयोग लिखने। आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, मैंने केवल समझाने की दृष्टि से ये लिख दिया है, आप जो अच्छा लगे उसमें लिख देना। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या है, आप जानते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या है। एक बार गर्म करने के पश्चात कोई रूप बन गया, आप दोबारा उसको कन्वर्ट किसी अन्य रूप में चाहते हो, गर्म कीजिए, पिघल जाएगा, फिर दूसरे रूप में बदल दीजिए। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा आप नहीं कर सकते। तो एज दीज प्लास्टिक्स आर सॉफ्टेन ऑन हीटिंग दे कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर्ड, मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, ठीक है। इनको पिघलाकर आप अलग अलग शेप में, नए रूप में इनको परिवर्तित कर सकते हैं। सम थर्मोप्लास्टिक एंड देयर यूजेज आर मेंशन्ड बिलो। तो पहला है पीवीसी, सॉरी ये एफवीसी नहीं है, पीवीसी है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिक पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म याद रख लेना, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल टू मेक इनक्लोजर टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में पीवीसी का बहुत प्रयोग किया जाता है। जो भी वायर होते हैं उनके ऊपर जो खोल चढ़ा होता है वो पीवीसी का होता है। आपके
नल बिजली के जो फिटिंग करते हैं ना नल वाला, वो भी पाइप किसके बने होते हैं, पीवीसी के बने होते हैं भाई। फिर है टेफलॉन, आप जानते हैं टेफलॉन नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने आते हैं, है ना, ऐसे बर्तन जिनमें खाना चिपके नहीं। तो टेफलॉन इज ए स्क्रैच प्रूफ कोरिजन रेजिस्टेंट प्लास्टिक विच इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग टू मटेरियल। ठीक है भाई। पॉलीथीन सबसे ज्यादा यूज होता है, आप जानते हैं। इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ इनएक्सपेंसिव यूजेस, बहुत कम खर्च होता है। दैट इंक्लूड मेकिंग सुपरमार्केट बैग, सुपरमार्केट में हालांकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ इस देश में। प्लास्टिक की बोतलें बनाई जाती हैं पॉलीथीन की। पैकिंग मटेरियल फॉर मिल्क इत्यादि, मिल्क भी लाना है आपको, कचौड़ी लानी है, जो भी सामान लाना है आप पॉलीथीन में लेकर आते हैं। तो देखिए ध्यान रखना, थर्मोप्लास्टिक के 3 उदाहरण आपको याद रखने, पीवीसी, टेफलॉन और पॉलीथीन। इसके अलावा पॉलीस्टेराइन भी होती है। इट इज यूज टू मेक डिस्पोजेबल यूटेंसिल। आप जानते हैं कि आजकल, पहले तो कुम्हार से लाते थे, कूल्ला सकोरी कुल्लड़ जैसे लाते थे ना, अब पानी, जब शादी ब्याह में आपने देखा होगा पानी पीने के लिए सब डिस्पोजल लाते हैं। और पत्तल के रूप में भी पहले पीपल के पत्तों की पत्तलें बनाई जाती थी, अब तो बस सब डिस्पोजल ही आ रही हैं भाई। तो पॉलीस्टायरीन की बनी होती हैं, किसकी, पॉलीस्टायरीन की बनी होती हैं। तो डिस्पोजेबल यूटेंसिल वैसे भी आ सकता है भाई, ये किसकी बनी होती हैं, पॉलीस्टायरीन की। फूड कंटेनर, कवर और सीडी एंड कैसेट सारी किसकी बनी होती है, पॉलीस्टायरीन की। अब बात करते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। सच प्लास्टिक वन मोल्डेड कैन नॉट बी हीटेड एंड रिकेंटेड इनटू अनदर। ठीक है, इसको दूसरी शेप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब ये दोबारा गर्म करने पर पिघलता ही नहीं है। तो इसके 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट आप जानते हैं हार्ड प्लास्टिक होता है, जिसके बिजली के स्विच और प्रेशर कुकर आदि के हैंडल बनाए जाते हैं। ठीक है। बेकेलाइट यूज फॉर मेकिंग प्लग्स, सॉकेट्स, स्विचेज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग में आपके जो जितने भी स्विच हैं, प्लग हैं, ये सब बेकेलाइट के बने होते हैं। और मेलामाइन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल किचन वेयर। ठीक है, किचन वेयर का यूज करते हैं। मेलामाइन प्लास्टिक इज ऑल्सो कोटेड टू द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन। ठीक है, फायरमैन जो होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पोशाक बनाते हैं, क्योंकि इसमें आग नहीं लगती है, ये फायर प्रूफ होता है भाई। 11वां प्रश्न देखिए, राइट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको धातु और धातु के बीच में 3 अंतर लिखना है। मैंने पहले ही मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया था, एक बार और देख लेते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस मैंने यहाँ ढेर सारे लिख दिए हैं, आप कोई 3 लिख देना। इसमें भौतिक भी लिख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, चमक होती है इनमें। ठीक है। और नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं मतलब भंगुर होते हैं, थोड़ी सी चोट करने पर ही वो मतलब बिखर जाते हैं। दे आर नाइदर मेलेबल और डक्टाइल। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया भाई। नंबर 2, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो धातुएं वे विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, एक को छोड़कर। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो अगर आपसे पूछे कि राइट ए नेम ऑफ नॉन मेटल which is a good conductor of heat and electricity, an answer will be graphite. ठीक है, यहां लिखा हुआ है except for graphite which is a good conductor of electricity. Metals are lustrous and can be polished. Non metals are non lustrous, dull होते हैं and cannot be polished except for iodine. iodine में ही विशेष चमक होती है ना, येलोइश होता है, बहुत चमक होती है। एंड डायमंड, दूसरा डायमंड हम कह सकते हैं। अदरवाइज नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी। अब देखिए, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हम जानते हैं कि कमरे के तापक्रम पर सभी धातुएं सामान्यतः कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है, पारे को छोड़कर। पारा यहाँ पे बात है, पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कैसी होती है भाई, लिक्विड फॉर्म में होती है। नॉन मेटल्स में भी, लेकिन अधातुएं ठोस हो सकती हैं, द्रव अवस्था में हो सकती हैं, गैसीय अवस्था में होती है। ठोस अवस्था में आपको सल्फर हो सकती है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है। और द्रव अवस्था में ब्रोमीन है लिक्विड फॉर्म में, एंड गैसियस फॉर्म में आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं एंड दे आर इन गैस।
तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, धातुएं मजबूत होती हैं और कठोर होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड टफ, जबकि ये भंगुर होती हैं, टफ नहीं होती हैं। तो आप इनमें से कोई 3 अंतर लिख देना, आशा है आपको याद आ गया होगा। देखिए मैं इसको बहुत ढंग से पढ़ा था, आपको यहीं रटा देता, लेकिन मजबूरी है, समय बढ़ता जा रहा है और आपके पास तो समय कहाँ है। और कल सुबह आप देखोगे तो 1 घंटे, मुश्किल से 1-1.5 घंटे आप देख पाओगे। तो देखते हैं भाई। अब देखिए मैंने यहाँ आपकी जानकारी के लिए डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख दिया है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मैंने अभी बताया था कि जो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या करती हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है भाई। मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है, मेटल अगर धातुओं से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर सिस्टम। ठीक है। मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, इसी तरह जो धातुएं हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती हैं, जबकि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एंड वाटर, दोनों से ये क्रिया नहीं करती, जबकि मेटल्स दोनों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। मेटल्स फॉर्म आयोनिक क्लोराइड विद क्लोरीन, ठीक है। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड, ठीक है, यहाँ आयनिक बंध बनता है, यहाँ सहसंयोजक बंध बनता है। मेटल्स यूजुअली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, सामान्यतः हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती धातुएं। ओनली ए फ्यू रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन फॉर नाइट, ठीक है, मेटल हाइड्राइड। केवल सोडियम और पोटेशियम ही हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं। ऐसी 2 धातुओं के नाम बताए जो हाइड्रोजन से क्रिया करती है। अधिकतर धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती, केवल सोडियम और पोटेशियम और सीजियम ही है जो हाइड्रोजन से क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनाते हैं, अर्थात सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड या सीजियम हाइड्राइड बनाते हैं। जबकि नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल और कोवेलेंट हाइड्राइड, लेकिन नॉन मेटल होती हैं वो सभी धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके सहसंयोजक बंध बनाते हुए और हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। अब बारे में प्रश्न में आ जाइए। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट ए चार्ज बॉडी, किसी आवेश का पता लगाने के लिए एक चित्र के आधार पर आपको समझाइए। तो देखिए इसमें क्या चित्र बनाना है, इलेक्ट्रोस्कोप का चित्र बनाना है आपको। किसका? इलेक्ट्रोस्कोप का चित्र आपको बनाना है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एन इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस, ऐसा उपकरण है विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगाने के लिए चार्ज का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें सिद्धांत क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है ये उपकरण कि जो समान आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान जो आवेश है एक दूसरे को, सॉरी मैं क्या बोल गया भाई, जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे धनावेश के पास धनावेश ले जाएंगे वो प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को दूर भागेंगे, वो इस तरह से छोड़ेंगे, है ना। तो अब देखिए मैं इसका बता देता हूं, ये क्या है, कोई प्लास्टिक की या कांच की बोतल है ये, ठीक है। इसमें ये कॉर्क लगा हुआ है और इसमें एक मेटल की एक रॉड है भाई, और इस मेटल की रॉड से, इस तरह की रॉड है और इस रॉड के सिरे पर एक पत्ती लगा दी गई है, एक पत्ती इस तरह से भाई। अब देखिए जैसे ये प्लास्टिक की छड़ है, मैं रेशम के कपड़े से इसको रगड़कर और इसके पास लेके आऊं और पता लगाना चाहूं ये आवेशित है या नहीं, तो क्या होगा, ये जैसे धनावेशित है तो इसको मैं जब इसके पास लेकर आऊंगा, ध्यान रखना, तो ये धनावेशित है, जैसे ही पास लेके आऊंगा तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इसके पास इस पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और ये ऋणावेश यहां आ जाएगा। मतलब यहां अगर मैं लेके आऊं छड़ को, इसको साफ कर लिया मैंने। अब चलिए देखिए मैं मान लेता हूं मेरे पास एक प्लास्टिक की छड़ है और प्लास्टिक की छड़ पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। तो जैसे ही मैं इस धनावेशित छड़ को इस की गुंडी के पास लेकर आता हूं, इस पर प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये ऋणावेश गति करता हुआ कहां जाएगा, नीचे। अब नीचे जो ये
भाई ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये धातु की छड़ है, मेटल रोड है। अब इस पर 2 पत्तियां लगी हुई हैं, तो इस पत्ती पर भी ऋणावेश आ जाएगा और इस पत्ती पर भी ऋणावेश आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि दोनों पत्तियों पर, इस पर भी ऋणावेश और इस पर भी ऋणावेश, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच की दूरी इस तरह से बढ़ जाएगी, इस तरह से बढ़ जाएगी, तो ये चौड़ जाएंगी। और जैसे ही ये चौड़ेंगी पत्तियां, हमें पता लग जाएगा कि ये जो वस्तु हम इसके पास ले गए वो कैसी है? आवेशित है। तो ये इसका प्रोसेस है। आप इसको अंग्रेजी बना के लिख देना। मैं एक बढ़िया सा चित्र आपको ढूंढ के लाता हूं यार। चलिए, ये चित्र अच्छा लग भी नहीं रहा था। हाँ, इसको लगा लेना आप, ठीक है? ऐसा आप चित्र बना देना, कैसे भी चित्र बना देना। ये जैसे धनावेशित छड़ है, इसको जैसे ही लेके आया, इस घुंडी के चारों ओर आप देख रहे हैं ऋणावेश पैदा हो गया और ये ऋणावेश इसके नीचे आएगा और ये जो पत्तियां लगी हुई है, ठीक है, इस पर आने के कारण भी पत्तियां एक दूसरे से फैल जाएंगी। तो गोल्ड फॉयल या चांदी की पत्तियों, पतली पत्ती होती है बहुत बारीक, गोल्ड की बनाओ या चांदी की बनाओ, ठीक है। और ये ग्लास कंटेनर है, ये इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। आप पढ़ लेना। तो डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया बाहर मतलब महिला के अंदर करें और बाहर करें। आप देख रहे हैं कि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी बन रहे हैं। अगर कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है किसी भी कारण से, फैलोपियन ट्यूब खराब है या स्पर्म और अंडा योग नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर बाहर निषेचन करके उस निषेचन उसको महिला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इसको आप पढ़ लीजिए भाई। तो फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल है, टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। ये तो जो स्त्री होती है उसके शरीर के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होती है। फीमेल लेज आइदर फर्टिलाइज्ड एग्स और ए फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल इज बोर्न। मतलब इस प्रक्रिया में या तो जो महिला है वो क्या फर्टिलाइजर एक अंडा देती है या पूरी तरह से विकसित बच्चा पैदा होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, बाहर निषेचन क्रिया कराई जाती है टेस्ट ट्यूब में, इसी कारण तो टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। फीमेल लेज अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। जो फीमेल के जो अंडे होते हैं वो अनफर्टिलाइज, फर्टिलाइज तो मेन के सीमेन से होंगे, ठीक है भाई। अब इनको ज्यादा एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता भाई, क्योंकि भाई हमारी एक संस्कृति है कि हम बेटियों के सामने नहीं कह सकते कुछ, ठीक है। तो आप मैनेज कर लेना। 14वां प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, कि वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो वर्षा है वो आजकल कम हो रही है, इसको आप एक्सप्लेन करना है आपको। तो डिफोरेस्टेशन लीड्स टू accumulation of CO2 in the atmosphere will result in global warming as CO2 traps the heat of sun rays। आप जानते हैं कि भाई जैसे जैसे हम जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और है ना और पानी ग्रहण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। तो ज्यादातर पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन आज औद्योगिकीकरण के कारण या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, रहने के लिए ईंधनों के कारण, मकान बनाने के लिए पेड़ों को दैनंदिन रूप से काटा जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी आती जा रही है। अब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है वो बढ़ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हवा से 2.5 गुना ज्यादा भारी होती है, तो ये कुछ ऊंचाई पर ये परकोटा बना रही है, ठीक है। दिन में क्या होता था? पहले सूर्य पृथ्वी को जितना गर्म करता था, रात्रि के समय ये ऊष्मा वापस वायुमंडल में परावर्तित होकर चली जाती थी। लेकिन अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का घेरा हमारे चारों ओर बना हुआ है वो पृथ्वी की ऊष्मा को वायुमंडल में जाने नहीं दे रही है और इसी कारण विश्व का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। यही बात मैंने इसमें लिखी है, आप इसको पढ़ लेना भाई या अपने हिसाब से लिख देना। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम, आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, सोलर सिस्टम का। तो देखिए सौर मंडल और ग्रहों के नाम हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिख दिए। यहाँ देखिए ये सूर्य है भाई, लाल हो रहा है क्योंकि सूर्य के केंद्र का तापक्रम कितना होता है? 2 करोड़ सेंटीग्रेड और बाहर का तापक्रम 6000 सेंटीग्रेड। अरे यार 100 सेंटीग्रेड पर तो पानी उबलने लग जाता है। कल्पना करो सूरज के पास कौन पहुंच सकता है? 6000
बाहर का ही तापमान कितना है 6000। और इतना अधिक तापक्रम किसके कारण है? संलयन की क्रिया के कारण, क्योंकि सूर्य के और पास किसके भाई हाइड्रोजन के परमाणु उपलब्ध हैं, और वे हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से मिलकर संलयित होकर जुड़कर हीलियम के नाभिकों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। इस प्रक्रिया में बहुत जबरदस्त ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। चलिए उस बात को नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये तो सूर्य हो गया। अब सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध। और बुध कहाँ है भाई? ये रहा, देख ध्यान रखना, ये बुध है भाई। और ये पृथ्वी रही, और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा होता है? शुक्र ग्रह है, याद रखना भाई। फिर यहां मंगल है भाई, यहां बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये शनि है, शनि के चारों ओर रिंग सी बनाई हुई है, क्योंकि ये रिंग पाई जाती है, इस वलय है। फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। तो आप ऐसे चित्र बना सकते हैं, ऐसा रंग बिरंगा नहीं बना सकते, तो ऐसा बना लीजिए भाई। ये केंद्र में सूर्य भगवान है भाई, बुध इनके समीप है, फिर यहाँ पृथ्वी है, यहाँ शुक्र है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह हुआ? शुक्र। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हुआ? बुध। फिर यहाँ मंगल है, अरुण है, बृहस्पति है, शनि है, और ये वरुण है। ये हिंदी में आप वहां से लिख लेना, आप ऐसे बना दे। और देखिए बृहस्पति को सबसे बड़ा बनाया गया है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। गुरु, वैसे देखिए गुरु, गुरु माने जो बड़ा हो। और देखिए शनि पर ये रिंग बनाई है, अर्थात वलय संरचना होती है। आप देख लेना, वही चित्र है, आप कैसे भी याद इसको कर लेना। अब ड्रॉ लेवल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मादा या नर जननांग का चित्र भाई आएगा, दोनों में से कोई सा आ सकता है, आप दोनों को याद कर लेना, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र अब मैं कैसे बना के बताऊं यार, आप इसको याद कर लेना भाई। ये यूटेरस है भाई, ठीक है। ये ओवेरियन लिगामेंट है, ये क्या है? ओवेरियन लिगामेंट है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये इस ट्यूब के माध्यम से देखिए यहाँ से वीर्य प्रवेश करता है, और यहाँ से लेडीज के अंडे आते हैं, और दोनों एक दूसरे को जब भेद कर जाते हैं तभी गर्भाधान की क्रिया होती है, ठीक है। और फिर ये गर्भाशय में चला जाता है। फिर ये यूटेरस, कार्वेक्स, इसको, और ये वेजाइना बाहर का भाग है। अब मैं कैसे समझाऊं, आप इसको ढंग से याद कर लेना भाई। अब वो 17वां प्रश्न आ जाइए, व्हाट एफर्ट्स यू विल डू टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन वाटर रिजर्वेयर एंड रिवर, मतलब जल स्रोतों और नदियों का जल प्रदूषण कम करने के लिए आप क्या स्टेप ले सकते हैं। इसमें ढेर सारे मैंने लिख दिए, आप 3-4 लिख के आ जाना, क्योंकि 3 नंबर का तो है भाई, तो 3 तो आपको कम से कम लिखने पड़ेंगे। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूं कहीं कहीं से, जहां मुझे अच्छा लगे। देखिए, इंस्टॉल ए वाटर एफिशिएंट टॉयलेट, मतलब ऐसे ही टॉयलेट बनाइए जहां पानी ज्यादा खर्च नहीं हो। इन द मीन टाइम पुट ए ब्रिक ऑफ हाफ गैलियम कंटेनर इन द स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक टू रिड्यूस वाटर यूज पर फ्लश, क्योंकि एक फ्लश में ही कम से कम 10-12, जब आप फ्लश करके आते हो ना लैट्रिन या पेशाब करके, तो 10-12 लीटर पानी बर्बाद होता है। तो ऐसे बर्बाद नहीं करें पानी को भाई, क्योंकि फिर आप कहेंगे सर पानी, भाई 2 नुकसान है, एक तो पृथ्वी के अंदर पानी बीतता जा रहा है, दूसरा नुकसान क्या है, अंतोगत्ता एक नाले के रूप में जाएगा, किसी जलाशय में ही, नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, तो वहां के पानी को प्रदूषित करेगा भाई। फिर यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, घर पर आवश्यक हो तभी डिटर्जेंट पाउडर या साबुन का प्रयोग करें। और ब्लीचिंग का, व्हेन यू आर वॉशिंग क्लॉथ्स और डिशेज यूज ओनली फॉस्फेट फ्री सोप्स एंड डिटर्जेंट। मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, खेतों में कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करें। हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, डोंट डिस्पोज ऑफ दीज, और इनको भाई जल स्रोतों में तो डिस्पोज नहीं करें, हम करते हैं पर रुकते नहीं है भाई। तो आप इनमें से मैंने कई लिख दी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको पढ़ लेना। अरे भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो ये तो 1 से ज्यादा हो गया, तो सॉरी। अब निबंधात्मक प्रश्न रह गए 18, 19, 20 और 21, 4 प्रश्न, और चारों में फायदा क्या है कि अथवा होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो कर लेना, जैसे मैंने वो उसमें बताए ना बड़े बड़े प्रश्न कौन कौन से पार्ट से बताए, तो उसी के हिसाब से आएगा। तो शुभ रात्रि,
आपका पेपर अच्छा हो, भगवान करे आपके पूरे से पूरे अंक आपको मिले, जिससे मुझे भी तसल्ली हो कि मैंने आपके लिए कुछ किया है। अन्यथा जब आप लोग कहेंगे सर प्रश्न नहीं आए तो दुख तो मुझे होगा, खैर, क्योंकि आपसे मैं आत्मिक रूप से, सही बात तो ये, जुड़ चुका हूँ। छोटे छोटे बच्चों में ईश्वर का निवास होता है, तो मैं, ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर की ही सेवा कर रहा हूँ। तो चलिए, किस मुकाम पर आपसे कभी भेंट होती है या नहीं, वैसे आपका स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं। मेरे नंबर पर कॉल करके मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मिलने आते हैं कहीं से भी, कैसे भी, यू आर मोस्ट वेलकम। तो शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।